खंडहर है। ये छठी ईसा पूर्व भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल से ही। ओह माय गॉड, इतना बड़ा एरिया! इधर आके देखा तो मेरी आंखें ही चौंधिया गई। अब बख्तियार खिलजी काकी जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को आग लगाई और तहस नहस किया। दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आज मैं फिर आपको ले चलता हूँ नालंदा के उन खंडरों में जिसकी इतिहास में बहुत बड़ी मान्यता है दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है कि जो ये खंडहर है ये आज के नहीं है, भगवान गौतम बुद्ध के समय के हैं। और इस खंडहर में बहुत सारे ऐसे राज छिपे हुए हैं जिसके बारे में मैं वहां जाकर आप सभी को बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो पुराने हैं वो कमेंट करना ना भूलें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग आगे और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे जाना है उस नालंदा खंडहर के पास। तो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों। चौक पे आपको सीधे NH 120 का रास्ता धरना है और सीधे 13 किलोमीटर तक चलनी है। 13 किलोमीटर चलने के बाद ही नालंदा का वो विश्वविद्यालय हम लोग को मिलेगा, जिसकी इतिहास में बहुत बड़ी मान्यता है। ठीक है दोस्तों, आप राजगीर बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, गया से या पटना से। तो देखिए, राजगीर रेलवे स्टेशन भी बगल में है, जस्ट राजगीर टाउन के बगल में ही है, दूर नहीं है। तो आप लोग बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और राजगीर घूम सकते हैं। उसके बाद घूमने के बाद आप जो नालंदा विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ भी आपको टूरिस्ट प्लेस है जो बहुत ही विश्वविख्यात है। वहाँ पर फॉरेनरों की बहुत बड़ी भीड़ रहती है दोस्तों। चलते हैं रास्ते में और बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, यहीं से जहानाबाद, हिलसा, पटना, बोध गया का रास्ता है दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं सिलों। और सिलों मेन मार्केट में नहीं करके हम लोग जो नया रास्ता बना है उससे जाएंगे और वहाँ पर खाएंगे खाजा, क्योंकि सिलों का खाजा बहुत फेमस है। तो हम लोग दिखाते हैं टेस्ट करके वहाँ का खाजा किस तरह का है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी सारे दुकान देख रहे हैं ना, ये सभी में खाजा हैं, बिक रहे हैं। तो समझ सकते हैं सिलों का खाजा पूरे विश्व में विख्यात है। तो आप लोग जब भी सिलों आएँ राजगीर घूमने के लिए तो यहाँ का खाजा खाएं भी और घर में लेके भी जाएँ सभी के लिए, क्योंकि जो सिलों का खाजा है विश्व विख्यात है। चलिए सिलों में खाजा खाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आए सिलों में और यहाँ की खाजा फेमस है। तो हम लोग खाजा खाने के लिए देखिए इस दुकान में आए हैं और हम लोग खाजा ले रहे हैं और बताएंगे आपको कि खाजा यहाँ का कैसा है। देखिए इस दुकान से लिए हम लोग श्री जरी पंडित खाजा भंडार से और लेकर जा रहे हैं, खाएंगे हम लोग और खाकर आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सिलों का फेमस खाजा खा रहे हैं। बहुत अच्छा है। आप जब भी सिलों आएँ तो खाजा जरूर खाएँ, सिलों का फेमस खाजा है। ठीक है दोस्तों, आप खा लेता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग मेन रोड छोड़ेंगे, यहाँ से लेफ्ट लेंगे क्योंकि यहाँ से ही हम लोग को नालंदा खंडहर जाना पड़ेगा। तो राजगीर से आए तो देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है और आगे खंडहर की ओर चलते जाना है। ठीक है दोस्तों, तुम मेरे साथ बने रहिए। यहीं से दोस्तों कुंडलपुर जाने के लिए देखिए यहाँ पर एक बोर्ड छोटा सा मारा हुआ है, कुंडलपुर। तो इसी रास्ते में आपको लेफ्ट घुस जाना है और यहीं से आप सीधे नालंदा विश्वविद्यालय तक पहुँच जाइएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडलपुर में हुआ था और यही वो स्थान है जहाँ पर कुछ शास्त्र ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि कुंडलपुर में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर महावीर स्वामी जी की बहुत बड़ी भव्य देखिए तीर्थ स्थल है। यहाँ पर उनसे जुड़े हुए जो जैन धर्म के हैं, यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। तो जब आप नालंदा खंडहर घूमने आए तो यहाँ पर भी आप घूम कर जाएँ, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं घूमा हूँ और अगले वीडियो में इसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा विस्तृत जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग आगे अब रास्ते में। यहाँ से लेफ्ट लेते हैं दोस्तों और आगे में जो तालाब मिलेगा ये सूर्य मंदिर तालाब है। यहाँ पर छठ होता है और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर पड़ती है वो नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर। तो दोस्तों, हम लोग नालंदा खंडहर के पास अब पहुँचने ही वाले हैं बहुत जल्दी। और फिर उसके बाद मैं अंदर ले जाऊंगा आपको और नालंदा विश्वविद्यालय की जो भी झलकियां हैं वो सारे के सारे आपको
दिखाऊंगा। पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी का जो खंडर है वो सारे के सारे मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मात्र हम लोग 20 से 25 मिनट में पहुंच गए हैं नालंदा विश्वविद्यालय के उस स्थान पर जहां पर खंडर है। तो बाहर में देखिए कुछ इस तरह का माहौल है, साग सब्जी मतलब बोल सकते हैं फल बिक रहे हैं। और यहीं पर बगल में ही गाड़ी का स्टैंड है। आप लोग आए बाइक से तो फिर बगल में ही बाइक खड़ा कीजिए। 20 रुपये चार्ज लिया बाइक का। तो चलते हैं। एंट्री के लिए अंदर में 40 रुपये का टिकट लगता है। तो हम लोग जा रहे हैं, टिकट लेते हैं 2 कि हम है और मेरे भाई, और 2 टिकट लेके अंदर जाते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए टिकट घर है और यहाँ पर टिकट घर के पास में ही बहुत सारे फॉर्नर देखने को मिल गए मुझे, जो कि आए हैं। देख लीजिए आप भी। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अंदर ही मुख कर चुके हैं और चल रहे हैं रास्ते से। कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था और अभी अंदर ही बचे हुए देखते हैं। बहुत बड़े एरिया में तो दिखाता हूँ मैं, देखते कुछ इस तरह का। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा। चलते हैं वहाँ पर, गाइड साहब कुछ बता रहे हैं, शूट करते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी के दीवारों के पास। बहुत मोटी दीवार है। और देखिए कुछ इसमें लिखा हुआ है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं। तो दोस्तों जो नालंदा जो खंडर है, ये 6ठी ईसा पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल से ही नालंदा के ऐतिहासिक रूप में मान्यता प्राप्त है। और बुद्ध के परम प्रिय शिष्य में से एक थे। सारिपुत्र के जन्म एवं निर्माण स्थल के रूप में भी इसको जाना जाता है। प्राच्य कला और संस्कृति के विख्यात शिक्षा संस्थान महावीर के रूप में इसकी पहचान 5वीं सदी में स्थापित हुई थी। तो समझ सकते हैं दोस्तों, ये 5वीं सदी में स्थापित ये जगह है, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों में बौद्ध भिक्षु ज्ञान जल हेतु यहाँ आते थे। मतलब चीन से हो या तिब्बत से हो या फिर अगल बगल के जितने भी देश हो, सभी से वहाँ पे ज्ञान वर्धन के लिए यहाँ पर आते थे। इस संस्थान में जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, अंतरा, तिलभद्र, धर्मकीर्ति, शांतरक्षित इत्यादि प्रमुख। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी यात्रियों हेनसांग और इति सिंह का भी नाम बहुत उल्लेखनीय है। तो ये सब यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं इस नालंदा विश्वविद्यालय में। भिक्षुओं के जीवनचर्या आदि विशद वर्णन किया गया है इस नालंदा विश्वविद्यालय में, क्योंकि यहाँ धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलिक, तत्वज्ञान, चिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र इत्यादि आदि की शिक्षा दी जाती थी। और अभिलेखों में प्रमाण मिलता है कि समकालीन शासकों द्वारा दान किए गए अनेक ग्रामों एवं राजस्वों के कारण ही इन महावीरों का भव्य तरह से निर्माण और संचालन किया जाता था। प्राचीन युग के महानतम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित ये जो नालंदा महावीर विश्वविद्यालय है, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम द्वारा ये 413 से लेकर 455 ईस्वी में बनाई गई थी। कनौज नरेश हर्षवर्धन जो 606 से 627 ईस्वी पूर्व तक भारत के पाल शासक जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के समय तक भी महावीर को
राज से प्राप्त थे। इसी तरह बहुत सारे राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को अनुदान दिया, जिसके कारण ये विश्वविद्यालय पूरा विश्व में विख्यात थी और यहाँ पर अनेक देशों से आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के उन दीवारों के पास पहुंच चुके हैं और इनकी जो मोटाई देखिए, इतनी मोटी दीवार तो मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखी। उस समय भी जो विज्ञान था भारत का, सोचिए कितना गौरवशाली विज्ञान था कि उस समय भी देखिए इस तरह से बनाया गया था। आज जैसे बनाए जाते हैं पूरा सीमेंट से, उस तरह वो उस समय तो नहीं बनता था, लेकिन ऐसा विज्ञान जो अभी तक एक खंडहर जीवित है। आप सोच सकते हैं, जो भगवान बुद्ध के समय 5वीं 3री शताब्दी के बीच में जो बना गया हुआ है, वो खंडहर अभी तक मौजूद है। देखिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ना गड्ढे, तो इन गड्ढों में विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती थी। इसमें कुछ बनाया जाता था वैज्ञानिक रूप से और उसका फिर आगे इस्तेमाल किया जाता था। आप सोच सकते हैं, चाहे आयुर्वेद में हो या रसायन में हो, इस तरह का विज्ञान की प्रयोगशालाएं यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों। इन सब दीवारों को देखिए, और देखिए ऊपर से सीढ़ी भी है जाने के लिए, और इसमें से प्रयोग होकर यहाँ से फिर उसके द्वार में, उसके द्वार से उसके द्वार में निकला जाता था दोस्तों। इस द्वार से हम लोग बाहर निकले और दूसरी तरफ जाकर देखते हैं क्या है। मेरी तो आंखें चौंधिया गई, इतने बड़ी एरिया में था। मैं तो सोचा कि बस उतना ही तक होगा और आगे में थोड़ा सा होगा, लेकिन जब इस तरफ आया गेट से तो देखा कि इतनी बड़ी एरिया में विश्वविद्यालय थी। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि 10,000 छात्र लगभग एक बार यहाँ रहते थे और 1000 या 2500 शिक्षक रहते थे। तो उनके रहने के, खाने पीने की सारी व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में थी। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा था। मेरा तो हैरान हो गया देखकर कि इतनी बड़ी एरिया में विश्वविद्यालय बना हुआ है। और इतनी बड़ी विश्वविद्यालय तो अभी जो वर्तमान युग चल रहा है ना, उसमें मिलते हैं इतने बड़े एरिया में। उस समय भी सोचिए कि हम लोग का देश कितना उन्नत था दोस्तों, इतने बड़े एरिया में बना हुआ था। ये देखो दोस्तों, उस समय भी नाली की कितनी उन्नत व्यवस्था थी। जो ये सामने जो लकीर देख रहे हैं ना आप, ये नाली थी और इसी से पानी ऊपर से देखिए सारे नाली का पानी जो मुख्य नाली में है उससे बाहर निकलता था और बह जाता था। देख रहे हैं कितनी उन्नत तकनीक थी उस समय भी, कि जितना भी पानी आए सब इस तरह से बनाया गया है ना कि जिधर नली है उधर ढालू है और सारे पानी उसी तरफ जाते हैं। और देखिए सीढ़ियाँ है, ये सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर, और ऊपर जाने के लिए था ये कुछ इस, देखिए उस समय का सीमेंट है। और सोचिए कि उस समय का सीमेंट अभी तक टिका हुआ है, निकला नहीं है। और अभी के समय पुल बनाओ और ढह जाए, आज बनाओ 2 साल बाद तो पुल ढह जाए। सोचिए क्या तकनीक यूज किए थे उस समय कि अभी तक ये खंडहर जीवित है। देख रहे हैं दोस्तों, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए थी। और देखिए दोस्तों, आप लोग देखिए कि दोस्तों आंखें चौंधिया रही ना आप सभी को कि उस समय का विज्ञान कैसा था। देखिए कैसी व्यवस्था थी, और कि हम लोग को नालंदा यूनिवर्सिटी अभी तक देखने को मिल रहा है। वरना न जाने कितने राजाओं के किले अभी वर्तमान में बने और ढह भी गए हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय भगवान बुद्ध के समय में अब था और अभी तक ये देखने को हम लोग को मिल रहा है। अब फ्यूचर में देखने को मिलता दोस्तों, लेकिन क्या करें, कोई नासमझ बख्तियार खिलजी जो पूरे इस विद्यालय को जलाकर राख कर दिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फॉरेनर से आए हुए विदेशी लोग जो प्रे कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो इस विद्यालय को इतना महत्व दिए, इतना आगे बढ़ाएं कि पूरा विश्व में इसका नाम हो गया और विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। उन सभी महानुभावों के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, भगवान बुद्ध के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, महावीर के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं।
कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इन्हें भी अच्छे ज्ञान प्राप्त हो। इस तरह से प्रे कर रहे हैं दोस्तों उन लोग। तो हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सबकी मनोकामना को पूरी करे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलेंगे। तो हमें लग रहा है कि वहाँ पर जो चल रही प्रार्थना वो उन महान व्यक्तियों के लिए जो एक को समर्पित है अपनी शिक्षा देने के लिए, कि उस घटना में विद्यार्थी जी ने यहाँ पर आके नरसंहार किया, उसके लिए तो मैं प्रार्थना करूँगा उन सभी महानुभाव महात्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, यही वो खंडर है जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्रों ने शिक्षा ग्रहण की और इस ज्ञान को भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलाया गया। इस विद्यालय को कुमार गुप्त ने अपने राजश्रय प्राप्त किया और उनके लिए जो भी फंड होती थी वो दिए ताकि ये विश्वविद्यालय फले फूले। और इसकी जो महत्ता ये है कि यहाँ पर पढ़ने के लिए भारत ही नहीं, चीन हो, तिब्बत हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो और भी बहुत सारे विदेशों से आते हैं। जैसे हम लोग को जानकारी होगी कि हेनसांग हो या इति सिंह हो, ये सब चीनी विद्वान यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण किए और ये बहुत ही विख्यात विश्वविद्यालय है। इसके बारे में एक रोचक घटना और कहानी ये भी है कि जब इस विद्यालय अपने जन्मोत्सव पर था तो जब मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किए तो उनमें से एक का नाम था बख्तियार खिलजी काकी। इन्होंने इस विश्वविद्यालय को आग लगाई और तहस नहस किया। तो घटना ये थी कि कहानी ये ऐसा है कि जब बख्तियार खिलजी काकी का तबीयत खराब हुआ और उनके सारे हकीम वैद्यों ने जवाब दे दिया ये बीमारी हम लोग से ठीक नहीं होगी, और इसी क्रम में उनके जो मंत्रीगण होते हैं उन्होंने जानकारी दी कि आप नालंदा विश्वविद्यालय जाइए, वहाँ पर आपकी इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो बख्तियार खिलजी काकी यहाँ आए, उनका इलाज हमारे जो विद्वान थे उस समय के उन्होंने बिना भेदभाव के किया और उन्हें स्वस्थ कर दिया। लेकिन इसके बाद उनके दिल में क्या घटना ऐसी घटी कि उन्हें रास नहीं आया इस विश्वविद्यालय और उनकी हीन भावना अपने धर्म के प्रति कट्टरता से प्रेरित होकर कि हमारे इस्लाम धर्म में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय या विद्या नहीं है जिसके कारण ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक किया जाए, और अपनी कट्टर सोच के कारण उन्होंने इस विद्यालय को पूरी तहस नहस कर दिया। और जैसा मैंने सुना यहाँ से कि यहाँ पर जब आग लगाई गई तो लगभग 6 महीने तक इस विश्वविद्यालय की किताबों से धुआं जल जल कर उठता ही रहा और 6 महीने तक इसकी लपटें इस वातावरण में घूमती ही रहीं। तो दोस्तों ठीक है, ये जानकारी दी। और एक बात और कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध को समर्पित है, लेकिन जो यहाँ का स्थान है कुंडल या कुंडल ग्राम, तो ये महावीर स्वामी जी की जन्मस्थली है। तो सोचिए कि ये विश्वविद्यालय वहाँ पर स्थापित हुआ जहाँ पर महावीर जो जैन तीर्थकर थे उनका जन्म स्थान है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं और आपको पूरे विश्वविद्यालय दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। देखिए इस तरह का खंडर, अंदर नहीं हिल सकते हैं, अंदर हिलना माना। देखिए दोस्तों,
सोचिए उस समय की क्या तकनीक होगी कि अभी भी ये खंडहर सुरक्षित है। नहीं तो जो हमारे अंग्रेजों ने किले बनाए या राजा महाराजाओं ने किले बनाए, वो किले इससे भी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। मेरा इलाका में टिकारी का गोपाल सरन जी का किला है, वो भी समझिए कि पूरी तरह नष्ट हो चुका है, लेकिन ये खंडहर अभी भी सुरक्षित है। और हमारी आज़ादी के बाद तो अब इसे सुरक्षा प्रदान की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो पहले कौन इसकी सुरक्षा करता था? देखिए फिर भी ये अपने बलबूते अभी भी ये खंडहर जीवित है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि जो विशाल गुंबद जैसा आप देख रहे हैं, शायद ध्यान कक्ष होगा, क्योंकि सामने देखिए भगवान गौतम बुद्ध की ध्यान रूप में प्रतिमा लगी हुई, देखिए मैं देखा। और निश्चित ही इसके अंदर ध्यान किया जाता होगा, क्योंकि देखिए अंदर रास्ता होगा कहीं से, क्योंकि अंदर जाने का परमिशन नहीं है, और ये ध्यान कक्ष होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये खंडहर की एक और बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे श्रीपुत्र जी, तो उनका जन्म स्थान भी इसी खंडहर में ही हुआ था, और जो कच्छ था उनकी मृत्यु भी उसी कच्छ में हुई। तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य थे श्रीपुत्र जी। सम्राट अशोक ने दोस्तों जो श्रीपुत्र जी की समाधि स्थल है उस पर भेंट भी चढ़ाई है, ऐसा भी मिलता है साक्ष्य ग्रंथों में दोस्तों। दोस्तों नागा अर्जुन ने यहीं पर शिक्षा ग्रहण किए और आगे चलकर यहाँ के मुख्य पुरोहित भी बन गए। और जानकारी ये भी है दोस्तों कि नागा अर्जुन के समकालीन जो ब्राह्मण थे सुविष्णु, उन्होंने महायान और हीनयान जो बौद्ध मत था उसकी हार्स को रोकथाम के लिए उन्होंने लगभग 108 मंदिर का निर्माण भी नालंदा की धरती पर किए हैं दोस्तों। ये सभी जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी जो सीढ़ी नुमा बना हुआ है एक चबूतरे की तरह, तो इन सब पे ध्यान किया जाता था। देखिए कुर्सी की तरह भी बहुत मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, तो इन सब पर ध्यान किया जाता था, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे तो महाध्यानी थे, वो ध्यान की ही शिक्षा देते थे, क्योंकि वो ध्यान से ही उस परम तत्व आत्म तत्व को पाएँ। और यह सत्य भी है दोस्तों, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम लोग उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मुझे जितनी जानकारी है उतनी जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप नहीं आ सकते तो वीडियो में देखिए, लेकिन आप ज़रूर नालंदा यूनिवर्सिटी आकर देखिए। बहुत ही अच्छी जगह, आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होगी यहाँ पर, क्योंकि जो दृश्य देखिएगा आपको मन को लुभा लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों छतों से जल किस तरह से बाहर निकलता था। तो देखिए जो ये सब देख रहे हैं ना, चुंगे की तरह नज़र आ रही है वाइट वाइट हल्के सी, तो इन्हीं के माध्यम से ऊपर से जो जल का जो था निकास होता था। और नीचे में देख रहे हैं कि कितनी उन्नत नालियाँ बनी हुई थी जिससे जल बाहर निकल सके। तो इस तरह की तकनीक उस समय भी थी हम लोग को, तो समझ सकते हैं कि उस समय का विज्ञान भी कितना उन्नत रहा होगा दोस्तों। ये भी एक नया अजूबा है दोस्तों। इस खजूर के पेड़ को देखिए, इसकी तने एक हैं लेकिन इसकी शाखाएं ऊपर से निकल गई है, और लगभग 7 से 8 पेड़ निकल गए हैं खजूर के अतिरिक्त। तो ऐसा भी मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने जीवन में
कि एक तने हो खजूर के और उससे इतने सारे शाखाएँ निकल गई, और किस तरह से बना, कैसे बना, ये तो मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन ये भी अजूबा देखने को मुझे मिल गया इस खंडहर में। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे हम लोग, और देखिए आप सभी। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम जहाँ पर छात्रों का छात्रावास था, जहाँ पर जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी में रहते थे वो इन्हीं छात्रावासों में रहते थे और यहीं पर अपना ज्ञान अर्जन करते थे। तो देखिए इतने सारे कमरे बने हुए हैं, पूरे ये जो बाउंड्री देख रहे हैं इसके चारों तरफ कमरे ही कमरे हैं। और देखिए एक कुआं है, कुआं पर स्नान उस्नान करने के लिए व्यवस्था थी। और उसके बाद जो भी जिस कक्षा का हो, चाहे वो रसायन को हो या विज्ञान के हो, आयुर्वेद के हो या तंत्र के हो, जो भी हो, अलग अलग कक्ष होते थे सबके। और उस कक्ष के नज़दीक में ही एक प्रधानाध्यापक होते थे, चाहे वो जिस विषय के बारे में हो उनके साथ ही रहते थे और सभी छात्रों को गाइड करते थे। और जो बीच में चबूतरा था वहीं पर बैठकर अपना ज्ञान देते थे और सारे छात्र उनको उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। तो देखिए दोस्तों इस तरह का कुआं का व्यवस्था है, यहाँ पर स्नान करना था। और इसके जस्ट बाद वाले जो कमरे इसी तरह का है, लेकिन वहाँ पर खाना बनाया जाता था, क्योंकि समझ सकते हैं 10,000 छात्रों का खाना तो थोड़ी सी जगह में बनेगी नहीं। तो वो भी कमरा इसी तरह का है और बहुत बड़ा है, जहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती थी सभी के रहने के लिए, और वहाँ पर खाना पकाया जाता था। तो उस कक्ष को भी हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह का एक कक्ष है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक दूसरा कक्ष में हम लोग जा रहे हैं, कुछ इस तरह का कक्ष है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे टूरिस्ट हैं आए हुए हैं घूमने के लिए। तो देखिए जो पत्थर देख रहे हैं ना, इन पत्थरों पर ही चूल्हे की व्यवस्था होती थी, चारों तरफ से पत्थर है और इन सभी पत्थरों पर चूल्हे की व्यवस्था होती थी और इन्हीं चूल्हों पर खाना पकाया जाता था, ताकि यहाँ पर जो मौजूद है 10,000 छात्र उनकी पेट पूजा हो सके और जो यहाँ पर शिक्षकगण थे उन्हें भी भोजन प्राप्त हो। और देखिए जो कुआं है, इसी कुएं से जल आपूर्ति की जाती थी। और इन सभी कक्षों में जो देख रहे हैं यहाँ पर भी छात्र रहते थे। और इस तरह का देखिए कुछ ये व्यवस्था है, शायद ये जल निकासी की व्यवस्था होगी, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि अंडरग्राउंड ही जल निकासी की व्यवस्था की गई होगी, क्या कि जहाँ खाना बनता है वहाँ तो जल इधर उधर जाएगा ही। तो इस तरह की व्यवस्था। देखिए दोस्तों कुआं दिखा रहा हूँ, जो कुआं अभी भर चुका है पूरी। और देखिए यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर में थे बोतल उतल पड़े हुए थे, तो समझ सकते हैं इस तरह की ऐसी व्यवस्था हो चुकी है अब। तो दोस्तों ये भी कक्ष है जो भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल में होता था। 2 कक्ष थे जिसमें भोजन पकाया जाता था, और ताकि समझ सकते हैं 10,000 छात्रों का खाना बनाना, और उसमें 2,000 लगभग शिक्षक होंगे, तो कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती होगी। तो इस कक्ष में भी भोजन पकाया था। देखिए चारों तरफ जो पत्थर दिख रहे हैं ना, इन्हीं पत्थरों पर चूल्हे बनाए जाते थे और खाना पकाया जाता था। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी इस पूरे कक्ष को देखिए। उस स्कूल के छात्र और छात्राएँ आए हुए हैं अपना इस खंडहर को घूमने के लिए, उनके स्टूडेंट हो तो आएंगे ही दोस्तों। अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर मंदिर की ओर, यहाँ पर मंदिर है। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं मंदिर की ओर। बोला जाता है कि ऊपर में एक मंदिर है, तो चलिए उस मंदिर को देखिए। सीढ़ी है, सीढ़ी पे ईंटें देखिए,
ईंटों का आकार देखिए कितने बड़े बड़े ईंटें हैं। इस तरह की ईंटें उस समय होती थी। तो हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर और दिखाते हैं आपको मंदिर में किस तरह की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों कुछ लोग इसे मंदिर बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि गौतम बुद्ध तो मंदिर को नहीं उतना जानते थे। वो तो आत्मज्ञान की बात करते थे, क्योंकि वो तो ध्यान ही थे। वो सत्य क्या है वो तो जानते थे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मंदिर होगी। हाँ, ध्यान करने का कक्ष होगा, या फिर उनसे जो यहाँ पर मुख्य होंगे, जो मुख्य पुरोहित या फिर जो बौद्ध धर्म के मुख्य कर्ता धर्ता होंगे, उनका एक कक्ष हो सकता है। यहाँ पर आना सबके लिए सुलभ नहीं होगा छात्रों के लिए, क्योंकि वो प्रधान अध्यापक हो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह का ये खंडर बचा हुआ है अब। तो इस तरह का कुछ मंदिर है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पूरी खंडर घूमने में आप समझ लीजिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो जब भी आइए यहाँ पर तो कम से कम 3 घंटे निकाल लीजिए कि मुझे यहाँ पूरी खंडर घूमने में 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बाहर चलते हैं और चलते हैं आगे अपनी यात्रा में। तो दोस्तों अगर विदेशों से कोई छात्र या कोई राजदूत आते थे तो उन्हें रुकने की व्यवस्था जो सामने में जो देख रहे हैं दृश्य अभी नज़र आया घर का, वो खंडर का, वहीं पर सबको ठहराया था। तो हेम संग हो चाहे इति सिंह हो, तो उन्हें हेम संग का किला ही बोला जाता है उस जगह को। तो वहाँ पर उन लोग रुके थे दोस्तों जो ये सब वृक्ष देख रहे हैं सामने, तो इसे ही अशोक का वृक्ष बोला जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी, और पूरे वृक्ष को देखिए इस तरह का होता है अशोक का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।